हाय ऑल। आप सब लोग तो म्यूजिक सुनते ही होंगे। जैसे कि आप यूज करते होंगे वाईटी म्यूजिक गाना या फिर स्पॉटिफाई सॉन्ग्स को सुनने के लिए। और वहां पे डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं और उन डिफरेंट लाइब्रेरीज को चूज करते होंगे आप अपने हिसाब से म्यूजिक सुनने के लिए। लेकिन जो स्टोर हुए हैं सॉन्ग्स, वो वहां पे कोई रिपीटेशन नहीं होता है कैटेगरी के हिसाब से भी। तो लाइब्रेरीज के कारण भी कोई भी म्यूजिक जो है वो रिपीटेड नहीं होता है डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर रिपीटेशन भी नहीं होता और लाइब्रेरीज में भी इंटीग्रेटेड होके भी हमारा जो म्यूजिक है वो स्टोर हो जाता है। तो क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो इंटीग्रेटेड वे में रहता है और जो हमारा स्टोरेज है वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जो म्यूजिक है वो तो रिपीट हुआ ही नहीं है। तो ऐसे कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। हमारा जो डेटा है वो रिपीट भी नहीं होता। सारा डेटा जो रिडंडेंट होता है वो एलिमिनेट हो जाता है और हमारा जो डेटा इंटीग्रिटी है वो भी बना रहता है। तो ये सब पॉसिबल है नॉर्मलाइजेशन के कारण। तो ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो डेटाबेस को डिजाइन करने के टाइम होता है। और हम जब डेटाबेस को डिजाइन करते हैं तो हम हमेशा याद में ये रखते हैं कि हम एलिमिनेट करें कि डेटा रिडंडेंसी ना हो, हमारा जो डेटा है वहाँ पे इंटीग्रिटी भी हो, और हम इंश्योर करते हैं कि डेटा जो स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे इनसफिशिएंसी ना हो। तो ये सब जो है ये होता है नॉर्मलाइजेशन के कारण। और जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वेल स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज्ड होके रहे और सारे जो रिलेशनशिप्स है वो एस्टेब्लिश्ड हो, और जिसके कारण हमारा जो डेटा है वहां पे डुप्लीकेसी ना हो और डिपेंडेंसी भी ना हो। तो ये सब इंश्योर करता है हमारा नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानने से पहले हमें जानना चाहिए डिफरेंट कीज के बारे में, जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की और आपका कैंडिडेट की क्या होता है। तो उन सारा जो कीज है हमने सब डिस्कस किया हुआ है डिफरेंट वीडियोस में। तो आप जरूर उन वीडियोस को जाके देखिएगा और मैं लिंक शेयर कर दूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर देखिएगा। तो हम जब नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशंस होते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वो दैट इज 1NF, सेकंड नॉर्मल फॉर्म्स 2NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म दैट इज 3NF एंड बॉयस्कॉट नॉर्मल फॉर्म दैट इज BCNF। तो हमारे पास चार नॉर्मल फॉर्म्स अभी डिस्कस करने के लिए है और दो नॉर्मल फॉर्म्स भी हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज चार नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को आगे और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशंस के बारे में। पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में, दैट इज 1NF। तो 1NF क्या कहता है? 1NF ये कहता है कि जो टेबल में सेल्स है उसमें जो रिकॉर्ड्स इंसर्टेड है, वो सेल्स में जो रिकॉर्ड्स इंसर्टेड है वहां पे सिंगल वैल्यू ही होना चाहिए। अगर मल्टीपल वैल्यूज हम एंटर करेंगे एक ही सेल में तो प्रॉब्लम हो सकता है स्टोरेज में। तो नॉर्मलाइजेशन का फर्स्ट रूल ये है, फर्स्ट NF का ये रूल है कि एक ही सेल में एक ही सिंगल वैल्यू होना चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज एंटर ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है दैट इज आर्टिस्ट टेबल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वहां पे कॉलम्स है आर्टिस्ट आईडी, आर्टिस्ट नेम, जॉनरा एंड कंट्री। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मार्क करें, तो आपके जो सेकेंड रो में आप लता मंगेशकर जो आर्टिस्ट है वहां पे जो जॉनरा में आप देख सकते हैं हिंदुस्तानी क्लासिक और डिवोशनल, एक ही सेल में दो दो चीज मतलब इंसर्टेड है, हमने रखा हुआ है। तो ये इसका मतलब ये 1NF दैट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस वजह से ये टेबल जो है वो सही टेबल नहीं है। यहाँ पे स्टोरेज का प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा जो डेटा इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सही टेबल नहीं है। तो सही टेबल क्या है? सही टेबल है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिस्ट टेबल में जो आर्टिस्ट नेम है लता मंगेशकर, वहां पे आप देख सकते हैं दो सेल्स में आप डिवाइडेड हो गए हैं, और जॉनरा में आप देख सकते हैं हिंदुस्तानी क्लासिक एक सेल में है और डिवोशनल भी एक सेल में है। तो दो सेल्स में आप जो लता मंगेशकर आर्टिस्ट
का आईडी है, नेम है और जॉनरा है, वो 2 सेल्स में अभी डिवाइड हो चुके हैं और एक सेल में सारी इंफॉर्मेशंस एक्यूमुलेटेड नहीं है। तो इसके वजह से डेटा जो है स्टोरेज में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और डेटा इंटीग्रिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ना डेटा डुप्लीकेसी हो रहा है। तो ऐसे ये है हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सो आप और एक टेबल यहाँ पे एग्जाम्पल है, दैट इज एल्बम टेबल। और एल्बम टेबल में आप देख सकते हैं जो आर्टिस्ट आईडी है वो एक फॉरेन की है और फॉरेन की जैसे है तो यहाँ पे आईडी के हिसाब से जैसे कि एक सिंगर ने गाया है ये सॉन्ग अगर तुम साथ हो, और एक सेम सिंगर ने आपका और एक गाना गाया है, तो सेम आईडीज यहाँ पे है लेकिन एल्बम्स के नेम अलग है, ईयर्स के नेम जो है अलग है। तो इसका मतलब ये है कि ये फॉलो कर रहा है 1NF, दैट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को ये सेटिस्फाई कर रहा है ये टेबल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो हमारा दूसरा जो नॉर्मल फॉर्म है वो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म, दैट इज 2NF। अब ये 2NF क्या कहता है? 2NF कहता है कि जो टेबल है वो हमेशा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो। ये पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है, चलिए जानते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल है और जिसमें कि कॉलम्स है, जैसे कि एल्बम आईडी है, एल्बम नेम है और रिलीज ईयर है। तो आप देख सकते हैं कि एल्बम आईडी जो है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी की, क्योंकि ये एक यूनिक कॉलम है जिसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है और कोई भी नल वैल्यू भी नहीं है, तो इसीलिए इसको हम प्राइमरी की बोलेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी की के ऊपर एल्बम नेम जो है वो डिपेंडेंट है। अगर हम एल्बम आईडी सर्च करेंगे तो एल्बम नेम भी मिल जाएगा और अगर हम एल्बम आईडी देखेंगे तो हमारा रिलीज ईयर भी एल्बम आईडी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो दो कॉलम्स है जैसे कि एल्बम नेम और रिलीज ईयर, ये दोनों ही डिपेंडेंट है एल्बम आईडी के ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये जो एल्बम नेम और रिलीज ईयर ये पार्शियली डिपेंडेंट है हमारे एल्बम आईडी के ऊपर। तो ये एल्बम आईडी के ऊपर जैसे कि पार्शियली डिपेंडेंट है, तो ये जो टेबल है ये 2NF को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2NF जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में इस टेबल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इस टेबल को हम कैसे कन्वर्ट करें कि ये 2NF में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एल्बम आईडी के ऊपर एल्बम नेम और रिलीज ईयर दोनों डिपेंडेंट है, तो हम क्या करेंगे, ये एल्बम आईडी और एल्बम नेम को एक टेबल में रखेंगे और एल्बम आईडी और रिलीज ईयर को दूसरे टेबल में रखेंगे। तो ऐसे अगर हम डिवाइड कर देंगे एक टेबल को दो टेबल्स में, तो हमारा जो टेबल है वो दो टेबल्स में अब डिवाइड हो गया और ये अब 2NF जो है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को फॉलो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही जो कॉलम है वो डिपेंडेंट है इस टेबल में, दैट इज एल्बम आईडी के ऊपर डिपेंडेंट है एल्बम नेम। एक ही हमारा कॉलम यहाँ पे डिपेंडेंट है, दो कॉलम्स यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्बम आईडी के ऊपर रिलीज ईयर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे भी एक ही कॉलम डिपेंडेंट है दूसरे कॉलम के ऊपर। तो ऐसे क्या हुआ, हमारा नॉर्मलाइजेशन हो गया। तो अगर हम एल्बम आईडी क्लिक करेंगे तो हमको एल्बम नेम भी मिल जाएगा, या फिर एल्बम आईडी अगर क्लिक करेंगे तो हमको रिलीज ईयर उसका मिल जाएगा। तो ऐसे हम जो हमारे जो डेटाज हैं उनको इंटीग्रेटिव वे में हम रख सकते हैं और यहाँ पे हमारा डेटा स्टोरेज भी सही होगा और हम एक नॉर्मल तरीके से हमारा जो डेटा को रख पा रहे हैं। तो ये है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अब चलिए डिस्कस करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में, दैट इज 3NF। अब ये 3NF क्या कहता है? 3NF ये कहता है कि जो टेबल है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी होना चाहिए और जो टेबल है वो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी ना हो। अब ये ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है उसको समझने के लिए आप इस टेबल में देखिए, और इस टेबल में आप देख सकते हैं कि एल्बम आईडी है, आर्टिस्ट आईडी है, एल्बम नेम है, रिलीज ईयर है, आर्टिस्ट नेम है और ड्यूरेशन है। तो हम देखें तो एल्बम आईडी जो है वो एक प्राइमरी की है, ये एक
प्राइमरी की है। और प्राइमरी की के ऊपर सारे जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि आर्टिस्ट आईडी, एल्बम नेम, रिलीज ईयर, आर्टिस्ट नेम, ड्यूरेशन, सब डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा कॉलम भी है जिसके ऊपर और एक एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है। आर्टिस्ट आईडी के ऊपर आप देख सकते हैं कि आर्टिस्ट नेम जो है वो डिपेंडेंट है। इसका मतलब एक ऐसा भी कॉलम है जिसके ऊपर और एक कॉलम जो है वो डिपेंडेंट है, और वो प्राइमरी की के ऊपर भी डिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी की और एक कॉलम के ऊपर और दूसरा कॉलम डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसे दो कॉलम्स है जिसके ऊपर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंट है, तो इसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी की अगर और किसी कॉलम के ऊपर दूसरा कोई एट्रीब्यूट डिपेंडेंट हो, तो इसका मतलब हम उसको कहेंगे ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो अब हम ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी में है हमारा जो टेबल, इसका मतलब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। तो अब हम क्या करें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल को दो टेबल्स में डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको दो टेबल्स में डिवाइड कर दिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक है एल्बम टेबल और एक है हमारा आर्टिस्ट टेबल। तो हमारे पास ऐसे दो टेबल्स बन गए। और दो टेबल्स में अगर आप देखें तो एल्बम टेबल में हमारे पास एल्बम आईडी जो है वो अब प्राइमरी की है, और उसके ऊपर सारे जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स जैसे कि एल्बम नेम, रिलीज ईयर, ड्यूरेशन, ये सब डिपेंडेंट है। अब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हम उसको कहते हैं जो कि प्राइमरी की ना हो। तो प्राइमरी की जो नहीं है वो सब डिपेंड करेंगे एक प्राइमरी की के ऊपर। तो प्राइमरी की हमारा एल्बम आईडी है, तो ये सब डिपेंड कर रहे हैं एल्बम नेम, रिलीज ईयर, ड्यूरेशन, सब जो कॉलम्स हैं जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं ये सब डिपेंड कर रहे हैं हमारे एल्बम आईडी के ऊपर। तो यहाँ पे दूसरी टेबल में हम जाएंगे आर्टिस्ट टेबल में। तो आर्टिस्ट टेबल में आप देख सकते हैं जो आर्टिस्ट आईडी है वो अब प्राइमरी की है। तो आर्टिस्ट आईडी जैसे कि एक प्राइमरी की है अब, तो उसके ऊपर हमारा आर्टिस्ट नेम जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे हमने दो टेबल्स में डिवाइड कर दिया। हमारे जो एक टेबल था जो कि ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी में था, इसीलिए उसको हमने डिवाइड करके अब हमारा जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में उस टेबल को ले आए। अब ये दो टेबल्स फॉलो कर रहे हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म को, दैट इज 3NF। सो ये वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, दैट इज BCNF। तो BCNF ये कहता है कि जो टेबल है वो हमेशा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और फंक्शनल डिपेंडेंसी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो x है वो डिटरमाइन करता हो y को, मतलब कि y जो है वो डिपेंड करता हो x के ऊपर। तो जैसे कि x जो है वो हमेशा एक कैंडिडेट की या फिर सुपर की का पार्ट होना चाहिए। तो अब हम एक टेबल लेते हैं और उससे समझते हैं क्या होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक टेबल है और उसमें कुछ कॉलम्स है जैसे कि एल्बम आईडी है, आर्टिस्ट आईडी है, एल्बम नेम है, रिलीज ईयर है और आपका आर्टिस्ट नेम भी है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो एल्बम आईडी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा एल्बम नेम, मतलब कि एल्बम नेम जो है वो डिपेंडेंट है एल्बम आईडी के ऊपर। तो अगर हम इस पार्ट को x लेते हैं और इस पार्ट को y लेते हैं, तो जो एल्बम नेम है जो कि y है वो डिपेंड कर रहा है एल्बम आईडी जो कि x है, और रिलीज ईयर जो है वो डिपेंड कर रहा है एल्बम आईडी के ऊपर, और जो आर्टिस्ट नेम है वो डिपेंड कर रहा है आर्टिस्ट आईडी के ऊपर। ये है आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास दो कैंडिडेट की है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कैंडिडेट की क्या क्या है, एक तो है आपका एल्बम आईडी और आपका एक है आर्टिस्ट आईडी। तो अब हम क्या करेंगे ना, इस टेबल को थ्री टेबल्स में डिवाइड कर देंगे। अगर हम इस टेबल को थ्री टेबल्स में डिवाइड कर लेंगे तो पहले टेबल को अगर हम लेते हैं T1 और दूसरे टेबल को T2 और तीसरे टेबल को
T3, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक टेबल में एक प्राइमरी की है। तो एक प्राइमरी की जैसे कि आपके T1 टेबल में आपका एल्बम आईडी जो है एक प्राइमरी की है, T2 टेबल में आर्टिस्ट आईडी एक प्राइमरी की है और T3 टेबल में आपका एल्बम आईडी जो है वो एक प्राइमरी की है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 टेबल है और 3 प्राइमरी कीज है। तो ये है आपका वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो आप समझ गए होंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो थैंक यू।